नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं धर्मेंद्र संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है उसको कंप्लीट कर लिया है, तो आज जो हमारा हिस्ट्री शुरू हो रही है वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका इतिहास जानेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे हम सल्तनत काल से ही इसकी शुरुआत मानेंगे, जब मोहम्मद बिन तुगलक का समय होता है 1336 ईस्वी में, तो विजयनगर साम्राज्य की तब स्थापना हो जाती है। तो उससे पहले हम थोड़ा देख लें, ऐसा कि हम देखेंगे ये दक्षिण भारत है, यह दक्षिण भारत रहा इस प्रकार से, और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर, ठीक है। यहाँ पे बहमनी, यहाँ पे कौन सा साम्राज्य रहता है? बहमनी मुस्लिम शासक हुए। उसके बाद हम देखें तो इधर दिल्ली है, इस स्थान पे क्या है? लगभग यहाँ पर हम देखेंगे विजयनगर, दिल्ली और बहमनी साम्राज्य रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या होता है। इस सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, इन्हें पार कराने वाला पहला तुर्क जो शासक था वो कौन था? एक सूबेदार के रूप में था, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी आया था इधर, यहाँ से कड़ा से चलकर दक्षिण के देवगिरी पर आक्रमण किया था उसने। लेकिन यहाँ तक उसने इन राज्यों को जीता, यहाँ तक दक्षिण तक उसने मार की, द्वार समुद्र में होयसल के राज्यों को अपने अधीन कर लिया और इनसे टैक्स वसूलता रहा। स्थायी रूप से देखा जाए तो हम देखेंगे जो तुगलक हैं इनके समय स्थायित्व प्राप्त हुआ। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने दक्षिण भारत के राज्य जो हैं इन्हें क्या किया? प्रांतों में बांट दिया। तो ये बात है 14वीं शताब्दी की है। कब की बात करेंगे हम? 14वीं शताब्दी की बात है। 14वीं शताब्दी जब मोहम्मद बिन तुगलक, कौन था? जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इसके साम्राज्य में हम देखेंगे सबसे बड़ा साम्राज्य रहता है, दिल्ली की सबसे बड़ी सल्तनत रहती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो विघटन है मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही शुरू हो गया था। दक्षिण भारत में बहुत से विद्रोह होने लगे, सर्वाधिक विद्रोह हैं मोहम्मद बिन तुगलक है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह है जो दक्षिण भारत में शुरू हो गए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? दक्षिण भारत पर आक्रमण किए, विद्रोह को दबाने लगा। 14वीं शताब्दी में क्या होता है? जो कंपिली का राज्य है, कौन सा? कंपिली का राज्य है, इस पर मोहम्मद बिन अटैक करता है, विजय प्राप्त करता है, और यहाँ से क्या करता है? दो अधिकारी हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, एक तो है हरिहर व दूसरा बुक्का। इनको बंदी बना करके, इन दोनों को बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है? दिल्ली चला जाता है। दिल्ली चला गया। उसके बाद होता क्या है? दक्षिण का जो आंध्र तटीय प्रदेश है, ये क्षेत्र है दक्षिण के जो आंध्र तटीय प्रदेश हैं, कौन से हैं? आंध्र तटीय प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में क्या होता है? विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। विद्रोह है जो फिर से विद्रोह की आग यहाँ पर सुलगने लगती है, विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? यहाँ पर हम देखेंगे इसे MBT बोलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को MBT कहेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक इन दक्षिण के जो विद्रोह हैं इन विद्रोह को दबाने के लिए किन्हें भेजता है? इन विद्रोह को दबाने के लिए किन्हें भेजता है? एक तो हरिहर को और दूसरा बुक्का। ये दोनों दक्षिण भारत के विद्रोह को दबाने जाते हैं। इनके नेतृत्व में सेनाएं भेजी जाती हैं, विद्रोह को दबाते हैं। और यहीं पर हम देखेंगे हरिहर व बुक्का के द्वारा इन विद्रोह को दबाया जाता है तथा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है किसके द्वारा? हरिहर व बुक्का के द्वारा। हरिहर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन रहता है? इस समय बात करें तो दिल्ली का सुल्तान कौन रहेगा? दिल्ली का सुल्तान रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत से विजयनगर साम्राज्य है 1336 ईस्वी में हमेशा के लिए अलग हो जाता है। कब हो जाता है? हरिहर व बुक्का इसकी स्थापना करते हैं दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य अलग हो जाता है, अपनी अलग से सत्ता की स्थापना करता है। अब बात करें हम विजयनगर की। विजयनगर पर प्रमुख रूप से देखें, ये जो विजयनगर का साम्राज्य है इस पर प्रमुख रूप से देखें तो 3 वंशों द्वारा, कितने वंशों द्वारा शासन किया गया? इस पर 3 वंश शासन करेंगे। पहला संगम, दूसरा सालू और तीसरा टुल्लु वंश। कौन सा रहेगा? दूसरा सालू है और तीसरा रहेगा टुल्लु वंश। चौथा है अराविडू वंश। लेकिन प्रमुख रूप से देखें जो वंश है विजयनगर पर संगम, सालू और टुल्लु वंश, 3 वंशों द्वारा शासन किया जाता है। हमने पहले देखा जो हरिहर व बुक्का है, हरिहर व बुक्का है, दोनों किसके पुत्र थे? संगम के पुत्र थे। इसलिए इनके पिता के नाम से ही जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है हम देखेंगे संगम वंश से शुरू होती है। तो प्रथम शासक की बात करें तो इनका जो संगम वंश का शासक रहेगा, वंश रहेगा संगम। और शासक की बात करें तो हरिहर प्रथम है। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक बनता है, प्रथम शासक बनता है। तथा इसके द्वारा एनागोंडी राजधानी की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? एनागोंडी राजधानी की हम देखेंगे इनके द्वारा स्थापना की जाती है। उसके बाद देखिए अगला शासक बनेगा, हम देखेंगे बुक्का प्रथम। कौन बनेगा? नंबर 2 देखेंगे हम इसी वंश का, बुक्का प्रथम अगला शासक बनता है। इसका समय है जो इसके समय की महत्वपूर्ण विशेषता है, बुक्का प्रथम का विजयनगर व बहमनी के मध्य जो संघर्ष है, संघर्ष की शुरुआत होती है। हम यहाँ पर देखेंगे विजयनगर और बहमनी के मध्य जो संघर्ष की शुरुआत है किसके समय होती है? बुक्का प्रथम के समय होती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो विजयनगर का शासक है वो तो बुक्का प्रथम है, लेकिन जो बहमनी का शासक रहेगा वो कौन रहेगा? वो रहेगा मुहम्मद शाह। जो बहमनी का शासक है मोहम्मद शाह है। फिर हम देखेंगे मोहम्मद शाह और बुक्का के मध्य क्या हो जाता है? एक समझौता हो जाता है। दोनों के मध्य क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। इस समझौते के तहत होता क्या है? जो कृष्णा व तुंगभद्रा का दोआब है। इस पर किसका अधिकार हो जाता है? किसका अधिकार होगा? विजयनगर साम्राज्य का। तो इस पर अधिकार जो होगा वो किसका होगा? विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, थोड़ी जानकारी दे दूं। यहाँ पर हम देखेंगे हरिहर जो प्रथम है, यह प्रथम शासक बनता है संगम वंश का, और एनागोंडी राजधानी की स्थापना की जाती है हरिहर प्रथम के समय। फिर दूसरा शासक बनता है बुक्का। बुक्का के समय क्या होता है, विजयनगर व बहमनी के मध्य संघर्ष की शुरुआत होती है। यहाँ पर हम देखेंगे विजयनगर और बहमनी के मध्य संघर्ष की जो शुरुआत है किसके समय हुई, तो बुक्का प्रथम के समय हुई। लेकिन इनके मध्य क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, बुक्का प्रथम और दूसरा मोहम्मद शाह। इस समझौते के तहत क्या होता है, जो कृष्णा व तुंगभद्रा का दोआब है, क्या है, दोआब है, इस पर किसका अधिकार हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य का इस पर अधिकार होता है। यह उपलब्धि रहती है बुक्का प्रथम की। इसके बाद हम देखेंगे अगला शासक बनता है हरिहर सेकंड या हरिहर द्वितीय कहेंगे। इसका जो शासनकाल रहता है 1377 ईस्वी से लेकर के 1404 ईस्वी तक रहता है। यह प्रथम शासक है संगम वंश का, जिसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है, तथा दक्षिण के जो राज्य हैं इनको विजित कर लिया जाता है, और इसके साथ साथ श्रीलंका के राज्य हैं उन्हें भी विजित कर लिया जाता है, तथा श्रीलंका के शासकों से इसके द्वारा टैक्स वसूल किया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे हरिहर द्वितीय है, इसका शासनकाल है 1377 से लेकर कितना है 1404 ईस्वी। इसके द्वारा क्या किया जाता है हम देखेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है, उपाधि धारण कर ली जाती है, और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन पर या उनको विजिट कर लेता है, तथा नीचे हम देखेंगे जो श्रीलंका के शासक हैं, श्रीलंका के शासक हैं उनसे भी क्या करता है, ये टैक्स वसूल करता है या कर वसूल करता है। ऐसा करने वाला संगम वंश का प्रथम शासक कौन रहेगा, हरिहर द्वितीय रहेगा 1377 से लेकर के 1404 तक। तो इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनेगा देवराय प्रथम। कौन सा बनेगा, देवराय प्रथम। 1406 से लेकर के रहेगा 26 ईस्वी तक वो शासन करेगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम महान शासक था इस वंश का। इसके समय क्या हुआ, कुछ कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। किसकी शुरुआत की जाती है, कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करता है, तथा तुंगभद्रा नदी पर क्या करता है, एक बांध बनाता है। जो तुंगभद्रा नदी है इस नदी पर क्या किया जाता है, बांध का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, देवराय प्रथम के द्वारा। देवराय प्रथम के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। हमने देखा जो कृष्णा व तुंगभद्रा का दोआब है, इस पर तुंगभद्रा पर इसके द्वारा बांध बनवाया जाता है। तो इसके समय 1420 में हम देखेंगे तो एक विदेशी यात्री है, इटली का निवासी है, जो विजयनगर की यात्रा पर आता है, जिसका नाम है निकोल कॉन्टी। तो इसके समय, देवराय के समय क्या होता है, एक इतालवी यात्री है, यानी इटली का एक निवासी जिसका नाम है निकोल कॉन्टी। क्या नाम है, निकोल कॉन्टी। इसके समय विजयनगर की यात्रा पर आता है, विजयनगर की यात्रा पर आता है 1420 ईस्वी में। कब आता है, 1420 ईस्वी में आता है। देवराय प्रथम के समय हम देखेंगे दो विशेषताएं हो रहे हैं। देवराय जो प्रथम है, इसके दरबार में एक विद्वान था, हरविलास, जिसने हरविलास ग्रंथ की
रचना की थी, जिसका नाम क्या था? श्रीनाथ था। नाम क्या था? श्रीनाथ इसका दरबारी था। उसके बाद हम देखेंगे जो रायचूर का दोआब है, फिर से यहाँ पर संघर्ष होता है इसको लेकर। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हम देखेंगे? रायचूर के दोआब को लेकर। रायचूर का दोआब यानी कृष्णा व तुंगभद्रा, कृष्णा व तुंगभद्रा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है? यहाँ पर रायचूर का दोआब कहा गया है। इसको लेकर बहमनी व विजयनगर के मध्य संघर्ष होता है। विजयनगर के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है, जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सोनार की बेटी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है इनके मध्य? सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी का युद्ध होता है। किन किन के मध्य होता है? बहमनी विजयनगर के मध्य होता है। बहमनी का शासक रहता है फिरोज शाह। कौन रहता है? फिरोज शाह। और विजयनगर का शासक कौन रहता है? देवराय प्रथम रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो विजयनगर है, विजयनगर की इसमें प्राज्ञा होती है। बहमनी जो है इसमें विजित हो जाता है। पहले इनके मध्य समझौता हुआ था। रायचूर का दोआब है जो विजयनगर के अधिकार में आया था। यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण भारत की जो स्थिति है इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या है? बहमनी क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सा है? विजयनगर है। विजयनगर है। तो इनके मध्य क्या होता है? दोनों के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है। रायचूर जो दोआब का क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी सोनार की बेटी का युद्ध इनके मध्य हो जाता है। तो फिर से हम देख लेंगे, जो देखेंगे यहाँ पर देवराय प्रथम है। देवराय प्रथम कौन सा शासक है? कौन सा वंश चल रहा है? संगम वंश का शासक है देवराय प्रथम। ये शासन कब से कब तक करता है? 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक। कब तक करता है? 1422 ईस्वी तक शासन करता है। इसके द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तुंगभद्रा नदी पर इसके द्वारा बांध भी निर्मित करवाया गया। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इतालवी यात्री निकोल कोंटी। कौन है? निकोल कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आता है 1420 में। यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, या तो पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से हम देखेंगे, जो यात्री है वो निवासी कहाँ का है? निवासी कहाँ का है? या प्रश्न पूछा जाएगा किसके शासन काल में वो आया था? किसके शासन काल में वो भारत या विजयनगर की यात्रा पर आया था? या उसमें पूछ लिया जाएगा, पहले पूछ लिया जाएगा निवासी कहाँ का है, फिर उसके बाद पूछा जाता है जो यात्री है उसका नाम क्या है। इस प्रकार से पूछा जाएगा ABCD। इस प्रकार से अलग अलग उनके जो निवास स्थान है, कहाँ से आए हैं, उनका नाम होगा, पीछे यात्रियों का नाम होगा। फिर देखा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा इनको सुमेलित कीजिए, कौन सा यात्री कहाँ से आएगा। या पूछा जाएगा कौन सा यात्री, उनके आगे उन शासकों के नाम दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा किसके शासन काल में आया, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार से यात्री है या दरबारी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान से देखना है इस चीज़ को। देवराय प्रथम के समय इतालवी यात्री निकोल कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे देवराय प्रथम के समय दूसरी बात, उसके दरबार में एक विद्वान रहता था जिसने हरविलास ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की रचना की थी? हरविलास ग्रंथ की रचना की थी। और उस दरबारी का नाम क्या था? उस दरबारी का नाम क्या था? श्रीनाथ। श्रीनाथ किसका दरबारी था? देवराय प्रथम का। किस ग्रंथ की रचना की थी? हरविलास ग्रंथ की रचना की थी। फिर उसके बाद देखेंगे देवराय प्रथम के समय रायचूर दोआब है, इसको लेकर फिर से संघर्ष होता है। किसके मध्य संघर्ष होता है? एक तो देवराय हो गया, और दूसरा संघर्ष करने वाला जो शासक है वो कौन होगा? बहमनी का शासक कौन है?
बहमनी का शासक फिरोज शाह। कौन है? फिरोज शाह। फिरोज शाह और देवराय मध्य क्या होता है? दोनों के मध्य इस रायचूर दोआब को लेकर के संघर्ष होता है, जिनमें युद्ध होता है सोनार की बेटी का युद्ध। अगर पूछा जाए सोनार की बेटी का युद्ध कहाँ पर हुआ, तो दक्षिण भारत में हुआ। किन दो राज्यों में हुआ? बहमनी और विजयनगर में। किन दो शासकों के मध्य हुआ? फिरोज शाह और दूसरा कौन था? देवराय प्रथम के समय। इसके बाद हम बात करेंगे जो अगला शासक बनता है संगम वंश का, अगला शासक बनता है मल्लिकार्जुन। कौन बनता है? मल्लिकार्जुन। और इसके बाद अंतिम शासक आएगा और जो संगम वंश का है वो रहेगा विरूपाक्ष। तो मल्लिकार्जुन के समय की एक विशेषता है वो रहेगी, इसके समय चीनी यात्री माहुआन विजयनगर की या भारत की यात्रा पर आता है। विरूपाक्ष का समय रहता है 1465 से लेकर के 1485। यहाँ पर हम देखेंगे मल्लिकार्जुन के समय क्या होता है? एक चीनी यात्री, कौन? चीनी यात्री माहुआन भारत की यात्रा पर आता है। अंतिम शासक हम देखेंगे विजयनगर का। विजयनगर का जो अंतिम शासक है तो अंतिम शासक रहेगा विरूपाक्ष। कौन सा रहेगा? विरूपाक्ष। इसका शासनकाल कितना रहेगा? 1465 से लेकर के 85 तक यह शासन करेगा। इसी के साथ ही हम देखेंगे यह संगम वंश का भी, विजयनगर का अंतिम नहीं कहेंगे इसे, विजयनगर में संगम वंश का है जो अंतिम शासक कहलाएगा। अंतिम शासक है जो कहलाएगा। कौन सा था? विरूपाक्ष। क्या नाम है इसका? विरूपाक्ष। 1485 ईस्वी तक क्या होता है? इस वंश की समाप्ति हो जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो द्वितीय वंश है, जो दूसरा वंश है विजयनगर का, वो कौन सा रहता है? साल्लू वंश। और इसकी स्थापना की जाती है वीर सिंह के द्वारा। और इनका जो शासनकाल है वो कब तक रहता है? हम देखेंगे 1485। कब से कब तक? 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं नहीं है। तो अगला वंश है जो तृतीय वंश रहता है, महत्वपूर्ण वंश है, तृतीय वंश रहेगा। उसके बारे में देखें तो वो रहेगा तुल्लु वंश। कौन सा रहेगा? तुल्लु वंश रहेगा। लगभग हम देखेंगे 65 वर्षों तक शासन करता है तुल्लु जो वंश है। कितने वर्षों तक? 65 वर्षों तक। 65 वर्षों में हम देखेंगे 1485 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। 1505 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है और 70 तक शासन करते हैं। कब से कब तक? 1505 से लेकर के 1570 तक शासन करते हैं। और तुल्लु वंश की जो स्थापना है वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है। इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, वंश की स्थापना करता है। तो अगला जो शासन है, जो शासक है, वो कौन सा रहेगा? कृष्णदेवराय। सबसे महत्वपूर्ण शासक था, दूसरा शासक था तुल्लु वंश का। इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहेगा? 1509 से लेकर के 1530 ईस्वी तक ये शासन करेगा। इसी के समय हम देखेंगे भारत पर आक्रमण होता है। उत्तरी भारत में देखें तो बाबर का आक्रमण होता है। बाबर अपने ग्रंथ बाबरनामा में
बाबरनामा या तुझ के बाबरी में किसका वर्णन करता है? कृष्ण जो देवराय है इसका वर्णन करता है, कृष्ण देवराय का वर्णन करता है। तथा भारत में वह हिंदू शासकों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य किसे बताता है? विजयनगर को बताता है। सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताता है? कृष्ण देवराय को बताता है। 1509 से 30 तक शासन और बाबर के द्वारा बाबरनामा में इसका वर्णन मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। हम देखें कृष्ण देवराय का जो समय है, काल है, वो क्या है? विजयनगर का सर्वोत्तम काल है। विजयनगर का सर्वोत्तम काल रहता है या सर्वोच्च काल रहता है किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो। इसके बाद हम देखेंगे विजयनगर का शासक कृष्ण देवराय जो है, इसके द्वारा भी रायचूर पर या एक और इसका अन्य हम देखेंगे एक राज्य है उस पर अटैक करता है, जिसे यह जीतता भी है। 1520 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण कर उसे विजित कर लेता है कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय की यह उपलब्धि रहती है कि 1520 में बीजापुर पर आक्रमण कर उसे विजित कर लेता है। तथा उसके बाद हम देखें जो कृष्ण देवराय है यह विद्वानों का आश्रयदाता था। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे आंध्र भोज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र भोज। आंध्र भोज इसे क्यों कहा गया है? आंध्र भोज इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि यह विद्वानों का आश्रयदाता था, आश्रयदाता था। तथा इसके दरबार में देखें हम, इसके दरबार में क्या था? अष्टदिग्गज। क्या था? अष्टदिग्गज भी रहते थे। अष्टदिग्गज से मतलब है 8 विद्वान थे। क्या थे? 8 विद्वान थे जो इसके दरबारी थे। ठीक है, तो इसमें जो अष्टदिग्गज में प्रमुख था, प्रमुख कौन था? पटेल जो है इन 8 में प्रमुख रहता है। और इसकी विशेषताएं हैं। अष्टदिग्गज इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके काल की 8 दरबारी थे जो कवि थे, इसके दरबार में रहते थे, उनमें प्रमुख था पटेल जो है। उसके बाद देखें इसके द्वारा विट्ठल स्वामी जो है इसके मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। विट्ठल स्वामी के मंदिर का भी इसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। महत्वपूर्ण विशेषता है विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे आंध्र भोज भी कहा गया है। और इन अष्टदिग्गज में प्रमुख कौन था? पटेल था। और इसके समय की एक विशेषता रहती है कि इसके समय 2 यात्री आते हैं, विदेशी यात्री आते हैं। दोनों कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाली थे। दोनों क्या थे? पुर्तगाली थे। हम देखेंगे कृष्ण देवराय के समय बाबर का आक्रमण होता है उत्तर भारत में, तथा विदेशी यात्री भी आते हैं जो इसका वर्णन भी करते हैं। और कृष्ण देवराय है जो इसका वर्णन बाबरनामा में भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका समय है जो महत्वपूर्ण समय रहता है पूरे हम देखें विजयनगर साम्राज्य में। तो एक तो डोमिंगो पायस और दूसरा था बारबोसा। 2 यात्री थे पुर्तगाली। एक तो है डोमिंगो पायस, क्या नाम है इसका? डोमिंगो पायस। और दूसरा है बारबोसा। इसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आए थे, 2 विदेशी यात्री थे। तथा डोमिंगो पायस है जो है विजयनगर को रोम से भी विस्तृत राज्य या नगर बताता है डोमिंगो पायस। हम फिर से रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का अगला जो वंश है, दूसरा वंश है यहाँ पर सालू वंश रहता है।
सालू वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? वीर सिंह के द्वारा। नरसिंह के द्वारा सालू वंश की स्थापना की जाती है। 1485 से लेकर 1505 तक शासन करता है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो वंश आता है, अगला टुल्लु वंश आता है। 1505 से लेकर के 1570 तक शासन करता है। कौन सा वंश है? टुल्लु वंश है। 1505 से लेकर 1570 तक, यानी 65 वर्षों तक शासन करता है। हम यहाँ पर हम देखेंगे इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? टुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है। इसका जो महत्वपूर्ण शासक रहता है, सर्वोत्तम शासक रहता है, वो रहता है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का शासनकाल है 1509 से लेकर के 1530 तक रहता है। इसका वर्णन हमें बाबरनामा में मिलता है। बाबर की जो आत्मकथा है, जो इसको हिंदू शासकों में सबसे शक्तिशाली भारत का शासक बताता है, जो विजयनगर का शासक था। तो इसके द्वारा क्या होता है? इसकी उपलब्धि है 1520 ईस्वी में बीजापुर पर यह अपना अधिकार कर लेता है, उसे विजिट कर लेता है, तथा जो रायचूर का क्षेत्र है उसे यह नियंत्रित कर लेता है। फिर हम देखेंगे विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे आंध्र भोज भी कहा गया है। और इसके दरबार में हम देखेंगे 8 प्रमुख विद्वान रहते थे। 8 प्रमुख विद्वानों में हम देखेंगे जो 8 प्रमुख विद्वान हैं उन्हें क्या कहा गया है? अष्टदिग्गज कहा गया है, जिसमें प्रमुख था पेडल। जो पेडल है, इनमें प्रमुख विद्वान था इनका। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा आश्रयदाता भी था। तो इसके समय क्या होता है? जो तेलुगु साहित्य है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा गया। इसके शासन काल को क्या गया? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल। अब यहाँ पर हम देखेंगे तेलुगु साहित्य का जो स्वर्ण काल है, कृष्णदेवराय प्रथम के समय को कहा गया है। इसके समय 2 विदेशी यात्री आते हैं। दोनों ही कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के थे। एक का नाम था डोमिंगो पायस, दूसरे का नाम था डुआर्ट बारबोसा। दोनों पुर्तगाली थे, कृष्णदेवराय के समय आए थे और डोमिंगो पायस के द्वारा विजयनगर को रोम से विस्तृत नगर कहा गया है। एक और हम देखेंगे ईरान का या फारस का यात्री भी भारत में आता है। ईरान व या हम देखेंगे एक फारस का यात्री भारत की यात्रा पर आता है, यानी विजयनगर में आता है, और यह किसके समय आता है? एक संगम वंश का शासक था। कौन था? संगम वंश का शासक था देवराय प्रथम और द्वितीय, देवराय द्वितीय के समय कौन आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। यहाँ पर यात्रियों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, कौन किसके समय आया था और कहाँ से आया था। इसी के साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक है इसे यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे का हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हम जो बटनेर IAS यूट्यूब चैनल के जो सभी मित्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, इसे देखने वाले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।